हेलो दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है पीके चावत ऑनलाइन नॉलेज की ओर से। आज मैं लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन निमोनिया के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक अपन ने निमोनिया पढ़ा नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन इस टॉपिक को इस क्वेश्चन सीरीज के बाद निमोनिया पढ़ेंगे। तो अभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन निमोनिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो निमोनिया है वो अकॉर्डिंग टू जहाँ से अकरेंस होती है इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है, दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है, फिर इम्यूनोसप्रेस्ड होस्ट के अंदर होता है और एक होता है आपका एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, होस्ट होते हैं, उनके अंदर जो होता है इसके अकॉर्डिंग 4 भाग में डिवाइड किया गया है निमोनिया। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन जो है, acquired in community settings और within 48 hours of admission to a health care setting। या तो कम्युनिटी से पाया जाता है, सही बात है कि कम्युनिटी से अगर कोई चीज इन्फेक्शन मिल रहा है तो वो आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। बट अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो विद इन 48 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर अगर उसको निमोनिया पाया जाता है तो उसी को बोलते, उस वाले निमोनिया को अपन बोलते हैं कम्युनिटी सेटिंग निमोनिया या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसका जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज जो होता है वो होता है आपका स्टेप्टोकोकस निमोनिया। क्या होता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है जो आपका ये रहता है। बाकी इसके अंदर दूसरी 48 आवर्स के अंदर जो हेल्थ केयर सेटिंग्स मोर देन ये आपका हॉस्पिटल एक्वायर के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इनरिलेवेंट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन एंड लेस सीवियर कोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल निमोनिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब या तो वायरस, फंगस या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसी से वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो निमोनिया का कोज बट वो लेस सीवियर होता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है मोस्ट कॉमनली जो होता है वायरल निमोनिया होता है, लेकिन वो लेस सीवियर होता है। जो बैक्टीरियल होता है वो लेस कॉमन होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा ये मोर सीवियर होता है। कैसा होता है? मोर सीवियर। और इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या होता है? सडन ऑनसेट इसके अंदर देखने को मिलता है। सडन ऑनसेट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ये स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से अगर हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फीवर देखने को मिलेगा विथ चील एंड सीवरिंग के साथ आपको फीवर देखने को मिलेगा और प्लूरेटिक पेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लूरेटिक पेन मतलब जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्रिक्शन होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। ये जो साइन एंड सिम्टम जो आते हैं वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर अपन जब निमोनिया पढ़ेंगे तो स्पेशली इसके बारे में स्पेशली अपन ध्यान लेकर पढ़ेंगे, ताकि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने का मोटो ये रहता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज कौन से टॉपिक के ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस करना है, ताकि उन वैसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अच्छे से अपन समझ सकते हैं। तो इस चीज के लिए अपन पहले क्वेश्चन करके फिर अपन करते हैं इसका टॉपिक अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कोज इन पीपल यंगर देन 60 विदाउट कॉमोर्बिडिटी। 60 से कम एज है लेकिन उसको कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, और ओल्डर देन 60 विद कोमॉर्बिडिटी के साथ है। वैसे निमोनिया जो होता है ओल्डर एज में सबसे ज्यादा 65 ईयर एज के बाद ज्यादातर देखा जाता है। इसके अंदर इसका 65 ईयर एज के बाद इसलिए देखा जाता है कि जब जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, जो कफ रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाता है? डिप्रेस कफ रिफ्लेक्स होता है। ग्लोटिक्स का जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। और जो आपकी सीलियरी मसल्स जो है वो सीलिया की हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उसकी वजह से जो आपका स्पूटम या सिक्रीशन जो है अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। इसकी वजह से ओल्ड एज के अंदर निमोनिया देखने को मिलता है और बहुत सीवियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन मोस्ट कॉमन कोज की बात करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन अपन ने देखा था, मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का जो कोज है वो आपका है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ये बाकी सारे ही कॉमन कोज होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो पाया जाता है
वो आपका कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बाकी आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेजिनियर डिजीज, ये वाले सारे जो है लेजिनेरिस जो इसका वायरस बैक्टीरिया जो है सॉरी, वो भी ये कॉमन पाया जाता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ज्यादातर पाया जाता है वो आपका कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द नोजोकोमियन निमोनिया या फिर आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, इसका मतलब इसके लिए सेंटेंस है एक्वायर्ड कम्युनिटी सेटिंग नहीं, ये तो आपका किसके लिए था, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए था। अकर इन हेल्थ केयर सेटिंग मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर हो गया और एडमिशन के 48 घंटे के बाद, ये है 48 आवर्स के पहले, ये 48 घंटे के बाद अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पाया जाता है और उसमें अगर आपको एक्सरे के अंदर देखा जाता है कि वो निमोनिया शो करता है, तो ये क्या कह रहा है, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी एल्वियोलाई के अंदर क्या होने लग जाता है, म्यूकस सिक्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, उसके अंदर क्या बढ़ने लगता है, सिक्रेशन, एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से जो क्या होने लगती है, जो आपकी जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स होने लगती है। ये बैक्टीरियल, इसके भी अलग से 2 टाइप होता है, एटिपिकल और टिपिकल। टिपिकल वाला होता है उसमें डायरेक्टली आपकी एल्वियोलाई इफेक्ट होती है, और जो अटिपिकल वाले है उसमें पहले क्या होता है, इंट्रा अटिपिकल निमोनिया के अंदर अपन पढ़ेंगे अटिपिकल और टिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया जो होता है, टिपिकल निमोनिया जो होता है वो किसका जो मेन कोज होता है वो कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। और जो एटिपिकल कोज होता है उसके दूसरे अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके कोज होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट जो होता है वो इंट्रास्टिशियल सेल से स्टार्ट होता है, मतलब जो जो आपकी एल्वियोलाई है उसके चारों तरफ पहले एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक कोलैप्स होने लगती है, उसके बाद ये एक्सुडेट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, आपकी एल्वियोलाई के अंदर भी जाने लगता है और बाद में ये पस फॉर्मेशन कॉज करता है एल्वियोलाई। जब पस फॉर्मेशन हो जाता है उसको बोलते हैं एम्फाइमा, ठीक है। और कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, एटलैक्टेसिस। कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, एटलैक्टेसिस, ठीक है। तो आपका इधर जो आंसर है बी आंसर यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट, ए नर्स नॉट दैट ए क्लाइंट हैज काइपोसिस। काइपोसिस मीन्स क्या हो गया है कि कुबड़ टाइप का जो हो रहा है, जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन है, चेस्ट वाला पोर्शन है वो आपका कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलेगा। चेस्ट जो है इस तरह से, अगर आप स्पाइन देखेंगे चेस्ट की तो ऐसे उभरी हुई दिखेगी, ये आपका चेस्ट है। पर जो स्पाइन है वैसे तो ऐसे होती है, ये कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काइपोसिस। तो ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है और जनरलाइज मसल्स एट्रोफी हो गई, मसल्स क्या हो गई, एट्रोफी हो गई, थिन मसल्स हो गई। तो ये क्या इफेक्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ए प्रायोरिटी व्हेन नर्स डेवलप ए नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। जब नर्सिंग केयर प्लान कर रही है और पेशेंट को क्या है, काइपोसिस और जनरलाइज मसल्स एट्रोफी है, तो नर्स क्या ध्यान में रखेगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस, कंफ्यूजन, इनइफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, डिफिकल्टी च्यूइंग स्वॉलिंग। कंफ्यूजन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये अपने को देखने को मिलता है। काइपोसिस का यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, एक इन्फेक्शन बैक्टीरियल कोज की वजह से होता है, तो इनके यहाँ पे भी इसका ये इनरेलेवेंट है। इन इफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, काइपोसिस वाले और जनरल मसल्स प्रॉब्लम की वजह से क्या होने देखने को मिल सकता है अपने को, डीप ब्रीथिंग और इन इफेक्टिव कफिंग, सही से कफिंग नहीं कर पाना और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग नहीं कर पाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काइपोसिस और जनरल मसल्स वीकनेस की वजह से। च्यूइंग के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अदर 3 ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे आपका क्या है, इनइफेक्टिव कफिंग यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेशेंट को क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीवीटी है, सडनली डेवलप ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, उसका पॉजिटिव आया है। डीवीटी के लिए अपन कौन सा करते हैं, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करते हैं, कौन सा, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करते हैं, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या पाँव ऊपर करके देखते हैं, अगर पेन है तो वो क्या है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस शो करता है। और इसके अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है, एकदम से पेशेंट इस कंडीशन के साथ एडमिट है, लेकिन उसके बाद उसको क्या होता है, डिस्निया, टिकिकार्डिया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ये हो रहा है। तो व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट, क्या काम करेगी, कब करेगी, पहले तो ये समझना है, जब पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो मोस्ट चांस होता है क्या, एम्बोलिज्म फॉर्मेशन का, किसका, एम्बोलिज्म फॉर्मेशन का चांसेस होता है। और यहाँ पे डिस्निया और टेकिकार्डिया, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब पेशेंट को क्या हो डेवलप हो गया है, पेशेंट को क्या डेवलप हो रहा है,
एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है और एम्बोलिज्म कहाँ तक पहुंच गया है, आपके लंग्स तक पहुंच गया है। तो अब नर्स क्या करेगी, तो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 to 45 डिग्री, एनकरेज क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ऑस्कल्टेट द लंग टू डिटेक्ट abnormal ब्रीथ साउंड, कांटेक्ट फिजिशियन। तो नर्स पहले क्या करेगी, उसको अपना जो काम है पोजीशन प्रोवाइड करेगी, पेशेंट का जो हेड है उसको एलिवेट करेगी ताकि पेशेंट को डीप ब्रीथिंग करने में हेल्प हो, क्योंकि पेशेंट को डिस्निया हो रहा है। उसके बाद वो क्या करेगी, फिजिशियन को कांटेक्ट करेगी, फिजिशियन बताएगा, फिजिशियन आके आपका कफ एंड डीप आपका क्या करेगा, ऑस्कल्टेट करेगा लंग साउंड, वो पता चल जाएगा और उसके बाद में आपका एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट चालू होगा। तो ये जो डिस्निया, टेकिकार्डिया, चेस्ट कंपन, जब भी पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो ये नर्स को हमेशा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा ताकि क्या हो, पता चल सके कि पेशेंट को क्या डेवलप हो रहा है, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, पेशेंट के जो एम्बोलिज्म है वो कहाँ तक पहुंच गया है, लंग तक पहुंच गया है। तो उस टाइम में आपका जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी, आपका जो पेशेंट के हेड को एलिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 79-year-old female client is admitted to hospital with diagnosis of bacterial pneumonia। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया है और पेशेंट की एज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ओल्डर एज का। While obtaining the client health history, उसकी हिस्ट्री प्राप्त करते हैं तो the nurse learned that client has osteoarthritis। पेशेंट का क्या है, ऑस्टियोआर्थराइट है, जॉइंट में इंफ्लामेटरी प्रोसेस, जॉइंट इन्फ्लामेशन है, फॉलो वेजिटेरियन डाइट लेता है एंड वेरी कंसर्न विथ क्लीननेस, वो हमेशा बाथिंग करता रहता है और क्लीननेस से अच्छा रहता है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, निमोनिया के लिए कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर होगा, एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेजिटेरियन डाइट, डेली बाथिंग। डेली बाथिंग से ऐसा बाथिंग करने से कोई नहीं, क्लीननेस तो अच्छी बात है, वेजिटेरियन डाइट यहाँ पे कोई नहीं रखते, ऑस्टियोआर्थराइटिस निमोनिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पे एज जो है, एज मैंने आपको बताया था 65 ईयर एज के बाद पेशेंट की ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कफ रिफ्लेक्स है, कफ रिफ्लेक्स डिक्रीज, कफ रिफ्लेक्स हो जाते हैं और ग्लोटिक जो रेस्पॉन्स है वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट रहेगा और जो कफ है, स्पुटम है, उसको अपन क्या नहीं कर पाएंगे, स्पुटम को आउट नहीं कर पाएंगे, स्पुटम को आउट करने में आपका क्या हो जाएगी, इनएबिलिटी हो जाएगी, इनएबिलिटी होगी। तो इस वजह से क्या होगा, स्पुटम एक्यूमुलेट होता रहेगा लंग्स में और वो क्या लीड कर सकता है, अगर आपको छोटा सा भी कफ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपका निमोनिया कोज हो सकता है। तो यहाँ पे एज रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे एज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रह गया ए। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट डाटा टू गैदर फ्रॉम क्लाइंट हु हैज बीन डायग्नोस विथ निमोनिया, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। निमोनिया का पेशेंट है, कौन सा डाटा आपको पता चल लगाएगा कि इसको निमोनिया है, क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड, प्रेजेंस ऑफ बॉवेल साउंड, अकरेंस ऑफ चेस्ट पेन, अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा, कलर ऑफ नेल बेड। कलर ऑफ नेल बेड यहाँ पे आपका जो साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस, और ये क्या दर्शाता है, सेंट्रल साइनोसिस दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सेंट्रल साइनोसिस शो करता है। और ये क्या है, आपका लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया है, क्या है, लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, तो कलर ऑफ नेट में चेंज होता है, साइनोसिस ब्लूइश कलरेशन आपको देखने को मिलता है। और ये क्या शो करता है, सेंट्रल साइनोसिस। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो गया। अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा, यहाँ पे जो निमोनिया है यहाँ पे पेरिफेरल एडिमा बहुत कम देखने को मिला, जब पल्मोनरी एडिमा ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप होती है तो ये चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे ये नहीं होगा। प्रायोरिटी के अंदर अक्रेंस ऑफ चेस्ट पेन, यस, अक्रेंस ऑफ चेस्ट पेन, जब भी निमोनिया होगा तो आपको चेस्ट पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग। और जो चेस्ट पेन होता है वो आपका कौन से टाइम में, इंस्पिरेशन के टाइम में यहाँ पे चेस्ट पेन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन के टाइम में इंक्रीज पेन होता है। ठीक है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, चेस्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जब भी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट को अपने को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ताकि ब्रीथिंग को, इसका जो पेन है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। पेशेंट बोवल साउंड, यहाँ पे बोवल साउंड का निमोनिया से नहीं, लंग साउंड की बात होती तो चलो सुनने की भी अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोवल साउंड है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड, अच्छा ब्रीथिंग साउंड आपको यहाँ पे सुन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, सी और ई यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बाकी दूसरे दोनों है जो गलत है। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंस्पिरेशन के साथ चेस्ट पेन आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्लाइंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया
इट इज बी स्टार्टेड ऑन आईवी एंटीबायोटिक, उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहा है और बैक्टीरियल निमोनिया है। तो फॉलोइंग विच डायग्नोसिस टेस्ट मस्ट बी कंप्लीट बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। तो कल्चर, जब भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो अपन कौन सा कल्चर रहता है, स्पूटम कल्चर रहता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो अपन कौन सा लेते हैं, स्वाब कल्चर रहता है। तो यहाँ पे स्पूटम कल्चर जो है आपका बेस्ट इंडिकेटर रहेगा किसके लिए, एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए। When caring for a client who is receiving an aminoglycosides antibiotic, the nurse should monitor which of following laboratory value, कौन से laboratory value चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, aminoglycosides ये टाइप का एक एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक जिसके अंदर आप इसका टाइप दे सकते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये इसके क्या है, एंटीबायोटिक है। और aminoglycoside जो है उसके जो साइड इफेक्ट जो अपन देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द साइड देखने को मिलता है नो साइड देखने को मिला है, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा और ऑटोटॉक्सिसिटी मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे सोडियम नेफ्रोटॉक्सिसिटी लेगा तो नेफ्रॉन जब भी आपका टॉक्सिसिटी कोज होगा तो बॉडी में क्या बढ़ने लगेगा, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल। तो ये ध्यान रखना है, पहले से ही कहीं नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो नहीं है पेशेंट को, इसलिए इसको देने से पहले, एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देने से पहले आपको सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये और अगर ये पहले से प्रॉब्लम है तो ये और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करेगा। तो यहाँ पे आपको सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्लाइंट विथ निमोनिया हैज टेम्परेचर ऑफ 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डायफोरेटिक स्टेट, उसको क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, हैज अ प्रोडक्टिव कफ भी हो रहा है। द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग मेजर टू प्लान ऑफ केयर, पोजीशन चेंज एवरी, हमेशा पोजीशन के टाइम में अगर बात आए तो हमेशा वाइटल्स 4 आवर्ली हो सकता है, लेकिन पोजीशन एवरी 2 आवर्ली ही अपने को देखने को मिलती है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो यही ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत होता है। नेजोट्रेकियल सक्शन टू क्लियर सिक्रीशन, नेजोट्रेकियल सक्शन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, प्रोडक्टिव कफ है, फीवर है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट इंट्यूबेटेड ऐसा कुछ नहीं, तो आपको सिक्रीशन का यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे नेजोट्रेकियल ओरल सक्शन अपन करा सकते हैं, नेजोट्रेकियल तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। फ्रीक्वेंट लिलेन चेंजिंग, फ्रीक्वेंट ऑफनिंग ऑफ बेड पान का यहाँ पे क्या यूज है, यूरिनेट तो कर डायफोरेटिक स्टेज है तो वैसे यूरिन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पेशेंट का जो फ्लूइड है वैसे डायफोरेटिक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट बेड लिलेन चेंजिंग, बेड पोजीशन की लिलेन जो है वो चेंज करना, क्योंकि अगर वो वेट हो गया तो क्या होगा, बेड सोर होने के चांसेस होता है, पेशेंट को अनकंफर्ट फील होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट लिलेन चेंजिंग आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बेड रेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विथ निमोनिया, बेड रेस्ट प्रोवाइड किया है निमोनिया का पेशेंट को ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इलनेस, एक्यूट है। द नर्स शुड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ बेड रेस्ट बाय असेसिंग द क्लाइंट, बेड रेस्ट दे रहे हैं, क्यों बेड रेस्ट देते हैं उसका कारण बताना है, पता करना है कि वो इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब बेड रेस्ट दिया तो किस चीज़ में चेंजेस आएगा वो अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, डिक्रीज सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, बेड रेस्ट सही चीज़ है, क्योंकि बेड रेस्ट क्या करेगा, दूसरे अदर फालतू की एक्टिविटी को कम होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, पेशेंट की जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो सही रहेगा। ज़्यादा जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी पेशेंट की ब्रीथिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर डिमांड इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की तो क्या होगी, आपकी ब्रीथिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे ज़्यादा ब्रीथिंग होगी वो टेकिपनिया होगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम करेगा। तो अभी तक यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, रेड्यूस एपिसोड ऑफ कफिंग, बेड रेस्ट से कफिंग का कोई रिफ्लेक्स नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स और अच्छा होगा तो कफिंग बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। डिमिनिश पेन व्हेन ब्रीथिंग डीपली, पेन ब्रीथिंग करेगा तो पेन तो होगा ही, यहाँ पे बेड रेस्ट आपका पेन को क्या करेगी, डिक्रीज नहीं कर सकती। एबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेंट सिक्रेशन ओनली मोर इजीली, नहीं, बेड रेस्ट से कोई एक्सपोरेशन नहीं होता, जब एक्टिविटी करता है तभी एक्सपेक्टोरेंट आउट होते हैं। तो यहाँ पे डिमांड कम करना आपका बेस्ट आंसर रहता है, इसलिए आपका जो पहला आंसर है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द साइनोसिस दैट accompany बैक्टीरियल निमोनिया इज प्राइमरीली caused by which of following, साइनोसिस जो हो रहा है निमोनिया के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, इनएडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन की वजह से, या डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। डिक्रीज ऑक्सीजनेशन हो रहा है क्योंकि आपके जो एल्यूलाई है उसके अंदर क्या हो गया, एक्सुडेट बढ़ चुका है और ये या तो कोलैप्स हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई जो है वो आपके ब्लड सप्लाई में क्या हो रहा है, आपका VI वेंटिलेशन एंड
वीक्यू जो है वो क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, आपका जो वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो गैस एक्सचेंज है, डिक्रीज गैस एक्सचेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो आपका डी है जो वो आपको यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा। सॉरी, a client with pneumonia is experience pleuritic chest pain, the nurse should assess the client for pleuritic chest pain है तो नर्स क्या चीज असेस करेगी, mild but constant etching in the chest, severe mediastinal pain, moderate pain that worse on inspiration। मैंने पहले ही बताया जब भी इंस्पिरेशन के साथ पेन अगर बढ़ता है और बहुत माइल्ड नहीं मॉडरेट पेन है तो आपको क्या माइल्ड, यहाँ पे माइल्ड पेन नहीं होता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, मीडियास्टिनल पेन नहीं होता है, यहाँ पे साइड में पेन होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है दोनों। ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है, इंस्पिरेशन के साथ आपका मॉडरेट मसल स्पाज्म और स्पाज्मिक पेन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, मसल स्पाज्मिक पेन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। प्लूरेटिक पेन किसकी वजह से है, जो आपकी प्लूरल कैविटी है, पैराइटर प्लूरा विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, दोनों के अटैच हो जाते हैं, फ्लूइड गायब हो जाता है या फ्लूइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पेन होता है, उसको बोलते हैं प्लूरेटिक पेन। ठीक है, तो वो मॉडरेट टू सीवियर होता है और ये इंस्पिरेशन के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर वुड मोस्ट लाइकली बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग प्लूरेटिक चेस्ट पेन इन क्लाइंट विद निमोनिया। प्लूरेटिक चेस्ट पेन अगर पेशेंट को हो रहा है तो कौन सा बेस्ट इंटरवेंशन रहेगा, एनकरेज द क्लाइंट टू ब्रीथ स्लोली, हैव द क्लाइंट practice abdominal breathing, offer the client incentive spirometry, teach the client to splint the rib cage when cupping। rib cage ये आपका ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि आपका एनकरेज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जब भी लेगा तो प्लूरेटिक पेन तो होगा चाहे धीरे करो, और यहाँ पे अगर ब्रीथिंग आपने स्लो करवा दी तो पेशेंट के क्या होगा, एटलेक्टेसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपने को डीप ब्रीथिंग यहाँ पे करानी जरूरी रहेगी। डीप ब्रीथिंग करानी क्या है जरूरी, तो ये ऑप्शन तो आपका इनरिलेवेंट हो गया। हैव अ क्लाइंट प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और इंक्रीज करेगी, क्या करेगी और पेन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ऑफर क्लाइंट इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ये अपन क्या कर सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन ये पेन को क्या करेंगे बढ़ाता है, तो इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री अपन यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि अपना मेन मोटो क्या है प्लूरेटिक चेस्ट पेन को कम करना, बट अब डीप ब्रीथिंग करेंगे तो पेन बढ़ता है, लेकिन एटलस बचाने के लिए डीप ब्रीथिंग करना, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही डीप ब्रीथिंग होती है, इसलिए अपन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे। लेकिन जो आपका फोर्थ आंसर है वो क्या है, आपका रिब केज को स्प्लिंट करना, उसको सपोर्ट करना पिल्लो से और फिर ब्रीथिंग करना, या फिर कुछ भी अगर कफिंग भी आ रहा है तो उसके बाद ही आपको क्या स्प्लिंट करके कफिंग करना होता है। नेक्स्ट, ए नर्स एडमिनिस्टर 325 mg एस्प्रिन एवरी 4 आवर्ली टू क्लाइंट विद निमोनिया। एस्प्रिन क्या है यहाँ पे, क्या एज ए एनाल्जेसिक के रूप में दे रहा है, किस रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में। तो नर्स शुड इवेल्यूएट द आउटकम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्राई ड्रग बाय असेसिंग विच ऑफ फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल, डिक्रीज पेन व्हेन ब्रीथिंग, सही बात है, ये पेन एनाल्जेसिक के रूप में दे रहा है तो कम, क्लॉटिंग टाइम को क्या करेगी, ये एंटीकोगुलेंट है लेकिन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिक्रीज टेम्परेचर, यस टेम्परेचर कम करेगी क्योंकि एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करेगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ये डिक्रीज नहीं करती है। डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सपिरेटरी सिक्रीशन, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, यहाँ पे क्या ये क्या है, एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, लेकिन जो यहाँ पे अपने यूज किया वो एंटीबायोटिक के रूप में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम इतना एस्प्रिन का इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपका दो ऑप्शन यहाँ पे रहता है ए और सी। विच ऑफ फॉलोइंग मेंटल, हमेशा प्रायोरिटी भी देखना जरूरी होता है कि पेशेंट को किस चीज के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, तो वो चीज का सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। इस वैसे क्वेश्चनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। विच ऑफ फॉलोइंग मेंटल status change may occur when client with pneumonia is first experience hypoxia। हाइपोक्सिया मेंटल स्टेटस चेंजेस होगा, तो हाइपोक्सिया का पहला साइन क्या, वो कोमा, एपैथी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। सबसे पहला जो साइन आपको देखने को मिलता है इरिटेबिलिटी, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो पहले साइन आपको देखने को इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी, ये आपके फर्स्ट साइन होते हैं AIRA। ऑक्सीजन जब भी कम होगा तो एराई आपको देखने को मिलेगा। कोमा आपका क्या है, लेट साइन होता है, ठीक है, और इसके बाद आपका देखने को मिलेगा क्या है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेस, और आपको एंजाइटी आपको अर्ली साइन आते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन इसका नेक्स्ट रहता है। इरिटेबिलिटी के बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन। अगर पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस है तो ये तीनों देख के ही अपन क्या पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। अगर पेशेंट अगर नॉन वेंटिलेटेड है या फिर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन में क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन, ठीक है, और लेट साइन क्या है आपका, कोमा।
द क्लाइंट विथ निमोनिया डेवलप माइल्ड कॉन्स्टिपेशन एंड नर्स एडमिनिस्टर डेक्यूसेट सोडियम एज ऑर्डर। दिस ड्रग वर्क एज, क्या है आपका स्टूल सॉफ्टनर ड्रग है, तो ये क्या करती है, स्टूल को सॉफ्ट करती है। ऑप्शन ए इज आपका राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर एल्डरली क्लाइंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा? ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 25 टू 30 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल अपना क्या होता है 24 होता है, ये तो वो ज़्यादा है। ये क्या है, टेकिपनिया है, तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं होगा। ये तो टेकिपनिया हो रहा है, तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है। द एफिलिबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग विदाउट डिस्निया, ये आपका सही हो सकता है कि डिस्निया के बिना वो क्या कर रहा है, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी कर पा रहा है, ये एंटीबायोटिक इफेक्टिवनेस को दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस ऑफ 5 टू 10 LBS, यहाँ पे वेट लॉस नहीं देखने को मिलता है। अगर एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है तो वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये ऑप्शन तो भी आपका क्या है, गलत। चेस्ट पेन दैट इज मिनिमाइज बाय स्प्लिंटिंग रिब, चेस्ट पेन का बैक्टीरियल, यहाँ पे जब भी बैक्टीरियल निमो का बैक्टीरियल एंटीबायोटिक अगर अपन दे रहे हैं, अगर वो ठीक हो रहा है तो चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चेस्ट पेन तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन बी जो आपका क्या है यहाँ पे राइट है। पेन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन चेस्ट मिनिमाइज करने की पेन की, जब पेन ही नहीं है तो मिनिमाइज क्या करेंगे। तो बैक्टीरिया पेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बताइए हमें।